वेलकम टू आइडिया फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ईमेल सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नमेंट सर्विस। 7 और 8 चैप्टर एक में इसलिए हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर और एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से मेल जोल खाता है। ठीक है, इसको 7 और 8 चैप्टर समझ दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत डीप एनालिसिस हम लोग करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा उसको आपको कैसे भी किसी भी में नहीं छोड़ना है। और चलिए तब हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? नेटवर्किंग क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर या डिवाइस को आपस में जोड़ना ताकि वो डाटा से जानकारी और संसाधन आपस में साझा कर सके, उसे क्या कहते हैं हम लोग? नेटवर्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्किंग कहते हैं। देखिए, इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। क्या है? इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, लेकिन नेटवर्किंग वर्ल्ड वाइड नेटवर्क नहीं है। ये क्या करता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर को डिवाइस को आपस में जोड़ता है ताकि वे डाटा की जानकारी और संशोधन आपस में साझा कर सके। क्या कर सके? साझा कर सके। जब कोई कंप्यूटर या मोबाइल एक दूसरे से जुड़े होते हैं ताकि वे जानकारी भेज और प्राप्त कर सके तो कंप्यूटर नेटवर्किंग कहा जाता है। जब आप ईमेल भेजते हैं तो किसका प्रयोग होता है? जस्ट लाइक कंप्यूटर नेटवर्किंग का। या इंटरनेट पर सर्च कुछ करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्किंग का। जब दो कंप्यूटर के बीच फाइल शेयर होता है तो किसका प्रयोग होता है? नेटवर्किंग का। ये तो सब नेटवर्किंग के उदाहरण है। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। नेटवर्किंग में छोटी प्रक्रिया है जिसमें सीमित डिवाइसेज जुड़े होते हैं जैसे घर, ऑफिस या स्कूल। लेकिन कंप्यूटर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरे विश्व में नेटवर्क से जोड़ता है। नेटवर्किंग की एक संस्था एक व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है। मतलब कोई संस्था एक है तो वो अपने नेटवर्क को नियंत्रित कर सकती है, जबकि इंटरनेट किसी एक व्यक्ति का कंपनी का नहीं होता है। ये सार्वजनिक नेटवर्क है। पब्लिक नेटवर्क। दिस इज अ पब्लिक नेटवर्क। इट बोलेंगे या दिस बोलेंगे? बताइए आप लोग। ये जो नेटवर्क है ये नॉन लिविंग है, तो किसका हम लोग प्रयोग करेंगे? नेटवर्किंग का उद्देश्य डिवाइसों के बीच डेटा शेयर करना होता है। क्या होता है? डेटा शेयर करना। जबकि इंटरनेट का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जानकारी और सेवाएं साझा करना होता है। नेटवर्किंग लोकल एरिया लैंड जैसी जगह पर होता है, जबकि इंटरनेट हम गूगल, यूट्यूब, ईमेल, वेबसाइट जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देखिए, नेटवर्क चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? नेटवर्क चार प्रकार के होते हैं। पैन, लैन, मैन, वैन। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। किससे क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म पर, याद कर लीजिएगा आप लोग। मैन का याद कर लीजिएगा, इससे छोटा छोटा है, लेकिन मैन का मेट्रोपॉलिटन है। क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब देख लेते हैं हम लोग पैन के बारे में। व्हाट इज पैन? पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क जब सबसे छोटा नेटवर्क होता है जिसमें एक व्यक्ति डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, ब्लूटूथ, हेडफोन, स्मार्ट वॉच से जुड़े होते हैं या आमतौर पर ब्लूटूथ या यूएसबी से कनेक्ट होता है। उदाहरण, मोबाइल और लैपटॉप को ब्लूटूथ से जोड़ना। मोबाइल और लैपटॉप को किससे जोड़ना? ब्लूटूथ से जोड़ना। तो इसको क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब बहुत ही कम जगह में, जस्ट लाइक 100 मीटर 200 मीटर 100 मीटर के अंदर ही लगभग में जुड़ना। अब आते हैं हम लोग लैन की तरफ। लोकल एरिया नेटवर्क है छोटे क्षेत्र जैसे स्कूल, ऑफिस, कंप्यूटर लैब में कई कंप्यूटरों को जोड़ता है। लैन में कंप्यूटर केबल या वाईफाई से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? कंप्यूटर केबल या वाईफाई से जुड़े होते हैं। उदाहरण, कंप्यूटर की कंप्यूटर लैब जो एक सीमित मात्रा में ही रहता है। अब आते हैं मैन। मैन क्या होता है कि ये लैन से क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। ये क्या करता है? पूरे शहर या महानगर को जोड़ता है। क्या करता है? पूरे शहर या महानगर को जोड़ता है। यह कई लैन नेटवर्क को जोड़ता है, जैसे एक बैंक की सभी शाखाओं का नेटवर्क। क्या होता है? एक बैंक की सभी शाखाओं का नेटवर्क जैसे होता है वैसे ही ये एक शहर के सभी बैंक या कॉलेज आपस में जुड़े हों। एक शहर के सभी बैंक या कॉलेज आपस में जुड़े हों। वैन वैन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो वैन होता है ये कई देशों और महाद्वीपों को जोड़ता है। क्या करता है? कई देशों और महाद्वीपों को जोड़ता है। ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। जो नेटवर्क भाग है इसमें से वैन क्या है? सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है। ये कई देशों को और महाद्वीपों को जोड़ता है। क्या करता है? कई देशों को और महाद्वीपों को जोड़ता है। वैन इंटरनेट का सबसे प्रमुख उदाहरण है। अब आते हैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के फीचर्स के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी माध्यम से यह एक कंप्यूटर को दूसरे में डेटा और फाइल को आसानी से भेज सकता है। क्या रहता है? कंप्यूटर एक बड़ी विशेषता यह है कि
इसके माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डेटा और फाइल को आसानी से भेजा जा सकता है। पिछला चैप्टर में बताया था कि भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, एफटीपी का। किसका, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। ऑफिस में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डॉक्यूमेंट या फोटो भेजना, वो सब किसमें आता है, डेटा शेयरिंग में आता है। किसमें आता है, डेटा शेयरिंग में आता है। संसाधन साझा करना, क्या करना, संसाधन साझा करना। नेटवर्क के जरिए प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क जैसे संसाधन सभी कंप्यूटर एक साथ उपयोग कर सकते हैं। एक प्रिंटर को पूरे ऑफिस में कई कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। एक ही प्रिंटर को कंप्यूटर के कई ऑफिस से जोड़ा जा सकता है। जैसे मुझे प्रिंट करना है तो मैं भी प्रिंट कर सकता हूँ। मेरा कोई फ्रेंड है, वो मेरे साइड में बैठ के अपने कंप्यूटर काम कर रहा है, वो भी प्रिंट करेगा, तो उसी एक कंप्यूटर से हम दोनों लोग प्रिंट कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस, नेटवर्क के माध्यम से सभी कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन साझा कर सकते हैं। एक ही वाईफाई नेटवर्क से कई मोबाइल और लैपटॉप कनेक्टेड हो सकते हैं। संचार की सुविधा, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, नेटवर्क के जरिए उपयोगकर्ता एक दूसरे से ईमेल, चैट, वीडियो कॉल आदि के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। जैसे जीमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जूम मीटिंग हो गया, ये सब किसकी सुविधा है, संचार की। डेटा सुरक्षा और बैकअप, नेटवर्क में डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर बैकअप भी लिया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बैकअप। बैकअप मतलब अगर कोई आपका डाटा है तो वो डिलीट हो गया, तो आप बैकअप करेंगे तो वो वापस भी आ सकता है। जैसे सर्वर पर डेटा सेव करके उसे सुरक्षित रखना। फास्ट डेटा ट्रांसफर, नेटवर्क के माध्यम से जानकारी तेज गति से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाई जा सकती है। जैसे लैन नेटवर्क में फाइल सेकंडों में ट्रांसफर हो जाती है। क्या होती है, लैन नेटवर्क से फाइल सेकंडों में ट्रांसफर हो जाती है। केंद्रीकृत नियंत्रण, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, नेटवर्क में एक सर्वर होता है। क्या होता है, एक सर्वर होता है जो पूरे नेटवर्क को नियंत्रित करता है, जिससे कार्य करना और निगरानी रखना आसान हो जाता है। क्या हो जाता है, कार्य करना और निगरानी रखना आसान हो जाता है। स्कूल की कंप्यूटर लैब में एक सर्वर पीसी होता है जो सभी सिस्टम को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब कुछ देख लेते हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसे लैन कार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे लैन कार्ड भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है। हर कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए एनआईसी की जरूरत होती है, वाईफाई कार्ड या ईथरनेट पोर्ट। हब क्या होता है, व्हाट इज हब, नेटवर्क उपकरण है। क्या है, एक नेटवर्क उपकरण है। हब हो गया, ब्रिज हो गया। हब मतलब नहीं, ब्रिज ब्रिज से तो हम लोग कनेक्शन देते हैं। ये एक साधारण डिवाइस है जो कंप्यूटर को जोड़ता है। क्या करता है, कंप्यूटर को जोड़ता है। यह डेटा को सभी डिवाइस में भेजता है, चाहे उसकी जरूरत हो या नहीं हो। हब स्मार्ट नहीं होता, ये केवल डेटा भेजने का काम करता है। क्या करता है, केवल डेटा भेजने का काम करता है। ऑफिस या लैब में कई कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, हब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हब का प्रयोग करते हैं। स्विच क्या होता है, यह हब जैसा होता है लेकिन थोड़ा स्मार्ट होता है। क्या होता है, थोड़ा स्मार्ट होता है। यह डेटा केवल उसी डिवाइस को भेजता है जिसमें उसकी जरूरत होती है। क्या होती है, जिसे उसकी जरूरत होती है। स्विच से नेटवर्क की स्पीड और परफॉर्मेंस बढ़ती है। क्या होता है, स्विच से नेटवर्क की स्पीड और परफॉर्मेंस बढ़ती है। स्कूल की कंप्यूटर लैब में सभी कंप्यूटर एक स्विच से जुड़े होते हैं। व्हाट इज राउटर, राउटर क्या होता है। आप लोगों ने कभी ना कभी तो राउटर देखा ही होगा। आज आज हर जगह राउटर प्रयोग में आ रहे हैं। ये दो या अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। यह डेटा को सही रास्ते से गंतव्य डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। राउटर से हमें इंटरनेट कनेक्शन साझा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राउटर से हम लोग इंटरनेट कनेक्शन साझा कर सकते हैं। घर या ऑफिस का वाईफाई राउटर। जैसे राउटर एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नेटवर्क साझा कर सकते हैं। मतलब वही, उससे हम लोग अपने फोन में इंटरनेट चला सकते हैं। मॉडेम क्या होता है, ये डेटा को डिजिटल और एनालॉग सिग्नल में बदलता है। क्या करता है, डेटा को डिजिटल और एनालॉग सिग्नल में बदलता है। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पेपरों में फुल फॉर्म पूछा जाता है। मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर, क्या क्या, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। यह कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच डेटा ट्रांसफर करता है। जब आप ब्रॉडबैंड या जियो फाइबर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मॉडेम होता है। क्या होता है, मॉडेम। जैसे जियो फाइबर होता है ना, देखिए राउटर क्या है, ये तो एक डिवाइस होगा जिससे हम लोग को नेटवर्क मिलेगा, उसका भी रिचार्ज होता है।
लेकिन ये जो जियो फाइबर होता है, इसमें क्या मिलता है, एक मॉडेम मिलता है, जैसे ऊपर लग जाता है और एक जो आपके घर में जिस साइड आपको नेटवर्क देना है वहां पे आप लोग लगा देते हैं, वो क्या होता है, मॉडेम होता है। ब्रिज क्या होता है, दो समान प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग करता है। यह नेटवर्क को सेगमेंट में बांटता है ताकि ट्रैफिक कम हो। एक बिल्डिंग के दो लेन नेटवर्क को जोड़ने के लिए ये क्या ब्रिज क्या करता है, ब्रिज एक नेटवर्क को कई भागों में बांट देता है और सबको सब में सेम नेटवर्क मतलब सभी नेटवर्क को सेगमेंट में बांट देता है ताकि ट्रैफिक कम हो। एक बिल्डिंग में दो लेन नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जस्ट लाइक ये हमारे यहाँ 5 कंप्यूटर है, क्या है, 5 कंप्यूटर है और हम लोग को पांचों में नेट चलाना है लैन की मदद से। किसकी मदद से, लैन की मदद से। लेकिन जो लैन केबल है वो केबल तो एक ही न रहेगी, तो ऐसा नहीं ना कि उससे बस एक ही कंप्यूटर चलाएंगे। तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, ब्रिज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ब्रिज। और ब्रिज क्या करेगा, ब्रिज में पोर्ट होते हैं, क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं। तो हर एक कंप्यूटर का 500 कंप्यूटर का अलग अलग केबल लेके ब्रिज में हम लोग लगा देंगे, जिससे सभी में समान नेट चलेगा। गेटवे क्या होता है, ये दो अलग प्रकार के नेटवर्क जैसे लैन और इंटरनेट को जोड़ता है। क्या करता है, गेटवे क्या करता है, देखिए इंपोर्टेंट है गेटवे। अगर पूछ देगा दो अलग प्रकार के नेटवर्क को कौन जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है, गेटवे जोड़ता है। यह नेटवर्क के आने जाने वाले डेटा को नियंत्रित करता है। इसे नेटवर्क का मुख्य द्वार कहा जाता है। उदाहरण, जब कंप्यूटर से इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो गेटवे डेटा को इंटरनेट पर भेजता है। नेटवर्क डिवाइसेज, नेटवर्क उपकरण, एक्सेस पॉइंट। यह डिवाइस वायरलेस नेटवर्क वाईफाई बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या करने के लिए, यह डिवाइस वायरलेस नेटवर्क बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक्सेस पॉइंट के जरिए लैपटॉप और एक्सेस पॉइंट के जरिए मोबाइल, लैपटॉप और मोबाइल बिना तार के नेटवर्क जुड़ता है, उसे क्या, वो क्या होता है, वाईफाई होता है। बिना तार के हम जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग वाईफाई ना बोलते हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाईफाई का फुल फॉर्म आप सभी लोग को याद ही होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग टोपोलॉजी के बारे में। किसके बारे में, टोपोलॉजी के बारे में। व्हाट इज टोपोलॉजी। देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी वो तरीका है जिससे कंप्यूटर और डिवाइस नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं और डेटा उनके बीच कैसे प्रवाहित होता है इसे दर्शाते हैं। क्या करते हैं कि डेटा उनके बीच कैसे प्रवाहित होता है उसे दर्शाते हैं। सिंपल वर्जन बच्चों के लिए आसान, नेटवर्क टोपोलॉजी ये बताती है कि नेटवर्क में कंप्यूटर और डिवाइस एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, कि कंप्यूटर और नेटवर्क एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, कैसे कार्य करते हैं। अब देखिए, 5 प्रकार की टोपोलॉजी होती है, लेकिन इस समय एक मतलब हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है जिसमें दो टोपोलॉजी का मिक्सचर होता है। क्या होता है, मिलावट होता है। जैसे बस और स्टार को हम लोग मिला के कोई टोपोलॉजी बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्या हो जाएगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो मेन टोपोलॉजी कौन सा है, बस स्टार रिंग मेश ट्री टोपोलॉजी। कौन कौन सा है, बस स्टार रिंग मेश ट्री टोपोलॉजी। इसके बारे में पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं हम लोग। पहला आता है बस टोपोलॉजी। सभी कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े होते हैं। क्या होता है, सभी कंप्यूटर एक ही केबल से देखिए जुड़े होते हैं। यह केबल बैकबोन कहलाती है। क्या कहलाती है, बैकबोन कहलाती है। अगर केबल टूट जाए तो पूरा नेटवर्क रुक जाता है। क्या होगा, अगर केबल टूट जाएगा तो पूरा नेटवर्क रुक जाएगा। कम केबल की जरूरत होती है। एक कंप्यूटर खराब हो तो पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाता है। देखिए, कम केबल तो लग रहा है, एक ही केबल से सभी कंप्यूटर कनेक्टेड है, लेकिन दिक्कत क्या है, अगर एक भी कंप्यूटर काम करना बंद कर दे तो उसके बाद से सारे कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे। यही होता है नुकसान। अब आते हैं हम लोग स्टार टोपोलॉजी की तरफ। सभी कंप्यूटर एक केंद्र, हब या स्विच से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, केंद्र, हब या स्विच से जुड़े होते हैं। ये जो बीच में देखिए हब है और इधर साइड साइड कंप्यूटर है। अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो बाकी नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या होता है, अगर इसमें इसमें कोई एक कंप्यूटर खराब हो जा रहा है तो बाकी किसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट जुड़े हैं। किससे, स्विच या हब से जुड़े हैं, डायरेक्ट जुड़े हैं। अगर एक केबल में जुड़े होते हैं, अगर बीच में केबल होता फिर कुछ दिक्कत होता है, लेकिन ये लोग डायरेक्ट किससे जुड़े हैं, हर एक कंप्यूटर एक हब से जुड़ा है। नुकसान क्या है, अगर हब का स्विच खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। तो ये तो भाई हाल ही जब सब कंप्यूटर हब से जुड़े हैं तो वही हब या स्विच खराब हो जाएगा तो सारे कंप्यूटर काम करना, लेकिन अगर हब खराब हुआ तो सारे कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे, कोई एक कंप्यूटर भी काम नहीं करेगा। रिंग टोपोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। सभी कंप्यूटर सर्किल रिंग में जुड़े होते हैं। डेटा एक दिशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है।
अगर एक नोड टूट जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क रुक जाता है, कोई भी एक मतलब टूट जाता है नेटवर्क तो किसी भी कंप्यूटर में नेटवर्क नहीं जाएगा। डेटा का क्रमबद्ध प्रवाह, केबल या नोड खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाएगा। अगर केबल या कंप्यूटर सिस्टम भी खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क रुक जाएगा। मेश टोपोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। मेश टोपोलॉजी, हर कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। हर कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। देखिए, अगर एक कंप्यूटर है और मतलब पूरे 5 कंप्यूटर है, तो जो पहला कंप्यूटर है वो चारों कंप्यूटर से जुड़ा होगा। क्या होगा? चारों कंप्यूटर से जुड़ा होगा। ये सबसे सुरक्षित और तेज टोपोलॉजी होता है, क्योंकि किसी से न किसी से उसको नेटवर्क मिल जाता है। अगर जैसे ये वाला फर्स्ट वाला कंप्यूटर, ये जो फर्स्ट की तरफ है, अगर ये खराब हो जाएगा तो देखिए इसको नेटवर्क देने के लिए कितने कंप्यूटर हैं? 5, मतलब एक इसमें से हटा दो तो कितने कंप्यूटर बच रहे हैं? 5 कंप्यूटर बच रहे हैं। पांचों 5 कंप्यूटर इसको नेटवर्क देने के लिए है। ये सबसे सुरक्षित और तेज टोपोलॉजी होता है। हरगिज जब सब आपस में कनेक्टेड तो तेज कार्य करेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी केबल लगती है। क्या लगती है? बहुत सारी केबल लगती है। अगर एक रास्ता फेल हो जाए तो दूसरा रास्ता मौजूद होता है, लेकिन केबल की लागत बहुत ज्यादा है। क्या है? केबल की लागत बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा केबल तो लगेंगी, लेकिन काम भी तेज करेगा। और कोई एक केबल भी टूट जाती है या कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाता है, फिर भी वो कंप्यूटर चलेगा। इसमें नेटवर्क का प्रवाह अगले दूसरे कंप्यूटर से होगा। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? यह स्टार और बस देखिए, पूछ दिया जाता है आपसे कि ट्री टोपोलॉजी किसका कॉम्बिनेशन होती है? तो किसका कॉम्बिनेशन होती है? स्टार और बस का। किसका? स्टार और बस का। इसमें कई नेटवर्क एक बस के केबल में जुड़े होते हैं। इसका उपयोग बड़े संगठनों में होता है। किसमें होता है? बड़े संगठन, बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, उसमें ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे अंडर 20 लोग काम कर रहे हैं, तो वो सभी 20 लोग हमको मतलब रिस्पॉन्स देंगे कि हमारा आज का काम कैसा हुआ है। फिर हमसे जो आगे हैं, हम उनको, जो हमसे बड़े हैं, हम उनको रिस्पॉन्स देंगे, देखिए हमारे यहाँ हमारा ग्रुप का इतना काम हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ये किसमें जुड़े होते हैं? ट्री ट्री टाइप में जुड़े होते हैं कि एक जस्ट लाइक एक पेड़ है, तो उसमें क्या होगा, एक तरफ फिर उसमें कई कई मतलब जैसे ऐसे समझिए स्टार और बस, जस्ट लाइक एक बस है, तो जब एक बस हो गया तो उसके बाद स्टार स्टार में जुड़े होंगे। इसका फायदा क्या है? स्केलेबल और व्यक्तिगत नेटवर्क। मुख्य केबल खराब होने पर नेटवर्क फेल हो जाएगा। अगर बस टोपोलॉजी का यूज है तो मुख्य केबल खराब होगा तो पक्का है कि सब कुछ काम करना बंद कर देगा। आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी की तरफ। यह दो या दो से अधिक टोपोलॉजी के मिश्रण से बनी होती है। क्या होती है? दो या दो से अधिक टोपोलॉजी के मिश्रण से बनी होती है। बड़े संगठन या विश्वविद्यालयों में इसका प्रयोग होता है। क्या होता है? बड़े संगठन या विश्वविद्यालय में इसका प्रयोग होता है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का। लचीला, फ्लेक्सिबल होता है, विश्वसनीय होता है, लेकिन नुकसान क्या है? जटिल और बहुत महंगा होता है। क्या होता है? अब हाइब्रिड है, इतना मतलब हर तरह से बहुत ही तगड़ा काम भी कर रहा है, विश्वसनीय भी है, तो भाई महंगा तो होगा ही। अब आते हैं हम लोग कुछ वायर्ड वीएस वायरलेस नेटवर्क के बारे में देख लेते हैं। वायर्ड नेटवर्क, तार वाले नेटवर्क, नेटवर्क जिसे कंप्यूटर डिवाइस केबल के माध्यम से, इथरनेट के माध्यम से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वायर्ड नेटवर्क। डेटा ट्रांसफर तेज और स्थिर होता है। क्या होता है? डेटा हुआ तेज हम लोग ट्रांसफर करते हैं और स्थिर होता है। नेटवर्क की सुरक्षा अधिक होती है। स्थापना, सेटअप, केबलिंग की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? मतलब सेटअप आपको करना है, केबल की जरूरत होती है। लंबी दूरी पर केबल की लंबाई सीमित होती है। स्कूल की लैन, कंप्यूटर लैब, ऑफिस का लैन। अब वायरलेस नेटवर्क कंप्यूटर डिवाइस तार के बिना जुड़े होते हैं। वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, जिसे वाईफाई जिससे जो हम लोग कनेक्ट किए रहते हैं, या ब्लूटूथ से, तो उसमें हम लोग वायर का प्रयोग नहीं करते हैं। वो उसमें कहाँ वायर का प्रयोग हो रहा है? वायर का प्रयोग नहीं है, तभी तो हम उसको वाईफाई बोल रहे हैं। उपयोग में सुविधाजनक और मोबाइल होता है। डेटा ट्रांसफर केवल नेटवर्क की तुलना में थोड़ा धीमा हो सकता है। नेटवर्क स्थापित करना आसान होता है, केवल केबल की जरूरत नहीं होती है। दूरी और बाधाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। क्या होता है? दूरी और बाधाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। मतलब अगर दूर होंगे तो नेटवर्क क्या होगा? कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। जैसे राउटर है, तो राउटर में हम लोग अगर कनेक्ट करना है अपने फोन को राउटर के इंटरनेट से, राउटर से, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर दूर चले जाएंगे नेटवर्क से, दूर चले जाएंगे तो नेटवर्क कट जाएगा ना। घर में वाईफाई, मोबाइल का हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ डिवाइस, ये सब क्या आते हैं? वायरलेस नेटवर्क होते हैं। आते हैं हम लोग
क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, यह नेटवर्क एक मुख्य सर्वर होता है जो डेटा और रिसोर्सेज को मैनेज करता है और बाकी कंप्यूटर सर्वर से सेवाएं प्राप्त करता है। क्या करता है? सेवाएं प्राप्त करता है। इसकी विशेषताएं क्या है? एक सर्वर होता है। क्या होता है? एक सर्वर होता है। बाकी क्लाइंट उसके साथ जुड़े होते हैं। क्या होता है? बाकी क्लाइंट उसके साथ जुड़े होते हैं। डेटा और फाइल सेंट्रलाइज होती है। सुरक्षा और बैकअप आसान होता है। बड़े ऑफिस, स्कूलों और कंपनी में उपयोग होता है। स्कूल का कंप्यूटर लैब नेटवर्क, बैंक का नेटवर्क। देखिए इसमें क्या होता है? एक मुख्य सर्वर होता है। क्या होता है? मुख्य सर्वर होता है और सभी क्लाइंट उससे क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क, यह एक नेटवर्क सभी कंप्यूटर को समान अधिकार वाले होते हैं और वे सीधे एक दूसरे से डाटा शेयर करते हैं। क्या करते हैं? सीधे एक दूसरे से डाटा शेयर करते हैं। पिछले वाले में एक दूसरे से डाटा शेयर नहीं कर रहे थे। देखिए पिछले वाले में एक सर्वर था, उसी से सब लोग डाटा शेयर कर रहे थे और ले रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है? सभी लोग आपस में जुड़े होते हैं और सबको समान अधिकार है। सभी लोग अपने में डेटा का आदान प्रदान करते हैं। कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता है। प्रत्येक कंप्यूटर डेटा शेयर कर सकता है। छोटे नेटवर्क घर, छोटे ऑफिस में उपयोग होता है। सुरक्षा कम और डेटा बैकअप कठिन होता है। घर में 2-3 कंप्यूटर जो फाइल शेयर करते हैं, घर में अगर 2-3 कंप्यूटर रखा हुआ है तो उसमें ऐसा थोड़ा ना है कि अगर फाइल शेयर करना है तो आप सर्वर पे जाए, सर्वर पे डालेंगे, फिर सर्वर से जाके लेंगे। ऐसा कुछ नहीं ना करेंगे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आता है इंटरनेट कनेक्शन के टाइप की तरफ। इंटरनेट से जुड़ने के कई तरीके होते हैं। हर प्रकार की स्पीड, लागत और तकनीक अलग अलग होती है। डायल अप कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन क्या है? ये सबसे पुराना इंटरनेट कनेक्शन तरीका है। इसमें टेलीफोन लाइन और मॉडेम का उपयोग किया जाता है। कनेक्शन की स्पीड बहुत धीमी होती है, लगभग 56 kbps। कॉल करते समय इंटरनेट नहीं चलता है। क्या होता है? कॉल करते समय इंटरनेट नहीं चलता है। पुराने जमाने में बीएसएनएल डायल अप कनेक्शन। फिर इसके बाद आया इंटरनेट कनेक्शन टाइप। ब्रॉडबैंड कनेक्शन या हाई स्पीड इंटरनेट होता है जो हमेशा जुड़ा रहता है, ऑलवेज ऑन रहता है। इसमें डीएसएल, एडीएसएल या फाइबर ऑप्टिक तकनीक का उपयोग होता है। स्पीड एमबी पर सेकंड में होता है, मेगाबाइट पर सेकंड में होती है। एयरटेल, जियो फाइबर, बीएसएनएल, ये सब। सैटेलाइट कनेक्शन, देखिए पहले तो इसमें हम लोग कौन सा प्रयोग कर रहे हैं? ज्यादातर ब्रॉडबैंड कनेक्शन का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। जैसे वाईफाई हम लोग क्या बोलते हैं? वाईफाई लगा है, वाईफाई लगा है। जियो एयर फाइबर होता है जियो का। सैटेलाइट कनेक्शन, ये जमीन पर इंटरनेट केबल नहीं पहुंचती वहाँ यह उपयोग होता है। जहाँ पर इंटरनेट केबल नहीं पहुंच सकता है, जैसे कोई घना रेगिस्तान है, कोई बहुत बड़ा जंगल है, और या फिर अ, कोई टापू वाली जगह है जहाँ पे नेटवर्क वेटवर्क नहीं हो, जो वहाँ पे हम लोग का सिग्नल सैटेलाइट से डिश एंटीना द्वारा भेजकर और प्राप्त किए जाते हैं। यह महंगा होता है लेकिन दूर दराज क्षेत्रों में उपयोगी होता है। इंटरनेट कनेक्शन टाइप में वायरलेस कनेक्शन को देख लेते हैं। इससे डेटा रेडियो वेव्स के द्वारा ट्रांसफर होती है। मोबाइल, लैपटॉप या वाईफाई डिवाइस से जुड़ता है। वाईफाई, वाईमैक्स, मोबाइल हॉटस्पॉट में हम लोग मोबाइल इंटरनेट का प्रयोग जब मोबाइल सिम कार्ड के माध्यम से चलता है। जैसे मोबाइल में भी इंटरनेट जो होता है वो किसके माध्यम से चलता है? सिम कार्ड के माध्यम से चलता है। 2 GB, 3 GB, 4 GB और अब 5 GB नेटवर्क पर आधारित है। सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है? मोबाइल इंटरनेट। क्या है? मोबाइल इंटरनेट। जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, वो सब क्या जो पीछे हम लोग पढ़े थे वो क्या था? एयर फाइबर था, जो हम लोग वाईफाई लगवाते हैं। बीएसएनएल का है, वो सब बीएसएनएल का नहीं, बीएसएनएल का नहीं, इसका जियो एयर फाइबर जो हम लोग लगवा रहे हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इसी का हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है? ये बीएसएनएल डायलॉग ऑफ कनेक्शन, जैसे हम लोग जो बिछाई जाती हैं, वो उसको क्या कनेक्शन कहते हैं? डायल अप कनेक्शन। और पढ़ लेते हैं ये लीज लाइन कनेक्शन। यह डेडिकेटेड इंटरनेट लाइन होती है। इसका उपयोग बड़ी कंपनियों, स्कूलों या सरकारी दफ्तरों में होता है। यह महंगी होती है लेकिन बहुत ही क्या होती है? भरोसेमंद होती है। क्या होती है? भरोसेमंद होती है। कॉर्पोरेट ऑफिस, इंटरनेट, आईटी पार्क। हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट कनेक्शन से भी तो नेटवर्क का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये सब अलग अलग टाइप है नेटवर्क के, कैसे कैसे हम लोग नेटवर्क का यूज करते हैं। जब कोई मोबाइल या राउटर अपना इंटरनेट शेयर करता है, मोबाइल या
राउटर अपना इंटरनेट शेयर करता है तो उसे हॉटस्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट कहते हैं। तो हम लोग नहीं कहते हैं भाई हॉटस्पॉट ऑन करना। इससे अन्य डिवाइस वायरलेस तरीके से इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। मोबाइल हॉटस्पॉट, पब्लिक वाईफाई। अब आते हैं हम लोग ईमेल में, आपको पढ़ा चुका हूँ एक बार और इसमें भी अच्छे से आपको क्लियर कर देते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक डिजिटल मैसेजिंग सिस्टम है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट के जरिए मैसेजिंग भेज और प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल का उपयोग पर्सनल और ऑफिशियल दोनों कामों के लिए होता है। ईमेल का उपयोग पर्सनल और ऑफिशियल दोनों कामों के लिए होता है। हम लोग पर्सनली, अगर ऐसा नहीं है कि आपको कोई पैसा पे करना पड़ेगा या आपको नहीं, आप नहीं चला सकते ईमेल, आप भी यूज कर सकते हैं मैसेजिंग के लिए। लेकिन आजकल मैसेजिंग के लिए लोग व्हाट्सएप का ज़्यादातर यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। ईमेल का मतलब हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो भी मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी रिजल्ट आ रहा है तो आपकी किस पे आता है? मैसेज ईमेल पे ही आता है। ईमेल का उपयोग पर्सनल और ऑफिशियल दोनों कामों के लिए किया जाता है। ईमेल के माध्यम से आप टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो और अदर स्टेटमेंट भेज सकते हैं। ईमेल का विचार 1960 से 1970 में आया जब नेटवर्क विकसित हो रहे थे। क्या हो रहे थे? जब नेटवर्क विकसित हो रहे थे। रे टॉमलिंसन ने 1971 में पहला नेटवर्क एडी ईमेल सिस्टम बनाया। उन्होंने एट द रेट सिंबल का उपयोग किया ताकि यूजर का नाम और नाम और पता जान सकें। ठीक है, तो देखिए रे टॉमलिंसन ने किसका खोज किया था? ईमेल का। किसका? ईमेल का। 1960 और 1970 में विचार आया था। तो कब पहला नेटवर्क ईमेल सिस्टम बनाया गया था? 1971 में। 1971 में। ईमेल आईडी और ईमेल एड्रेस के बारे में देख लेते हैं। ईमेल आईडी क्या होता है? यह वह यूजर नेम है जो आपके ईमेल अकाउंट के लिए यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है। जैसे आप कोई भी यूट्यूब अकाउंट बना रहे हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहे हैं, तो आपके लोग यूजर नेम होता है @सुमित123। वही उसको क्या क्या बोलते हैं? ईमेल आईडी बोलते हैं। ईमेल एड्रेस क्या होता है? यह पूरा पता होता है जिससे कोई भी आपको ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल करे, ताकि आप ईमेल आईडी डोमेन नेम से बनता है। जैसे देखिए यूजर नेम @domain डॉट एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या करते हैं? जो डॉट के बाद डॉट के साथ होता है, जिससे आप ये पता चले कि ये किस चीज का ईमेल है। जस्ट लाइक अगर यहाँ पे .org है तो किसका ईमेल है? ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल है। अगर .gov है तो ये किसका ईमेल है? गवर्नमेंट का ईमेल है। .com है तो ये कौन सा किसका ईमेल है? कॉमर्शियल ईमेल है, ताकि ये पता चल सके हम लोग को। यूजर नेम आपका चुना हुआ नाम यूजर नेम होता है। चिन्ह सेपरेट करने के लिए लगाया जाता है। डोमेन नेम ईमेल सेवा प्रदाता का नाम। एक्सटेंशन जैसे .com, .in, .org, .edu। edu मतलब कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई मेल है। ईमेल आईडी एंड ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट ये आपको हम बता चुके हैं। ईमेल आईडी बनाने के नियम। यूजर नेम में कोई स्पेस नहीं हो सकता है। ये इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ईमेल डोमेन और एक्सटेंशन में स्पेशल कैरेक्टर नहीं होते हैं। डोमेन और एक्सटेंशन में क्या होता है? स्पेशल कैरेक्टर नहीं होते हैं। इससे क्वेश्चन आ सकता है, अगर पूछ देगा कि डोमेन और कौन सा डोमेन सही है, क्या है, कौन सा डोमेन सही है। अब आते हैं हम लोग सर्विस प्रोवाइडर की तरफ की। ईमेल की सर्विस कौन कौन देते हैं? तो देखिए ईमेल की सर्विस अब गूगल देता है। ईमेल गूगल फ्री सबसे लोकप्रिय मुफ्त ईमेल सेवा है। क्या है? गूगल का जो जीमेल है वो सबसे लोकप्रिय मुफ्त ईमेल सेवा है। इसमें 15 GB फ्री स्टोरेज भी मिलता है। जैसे यह गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स, कैलेंडर जैसे सुविधाओं के साथ आसानी से लिंक होता है। स्पैम फिल्टर बहुत मजबूत होता है और मोबाइल पर भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, और सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर आता है याहू मेल। याहू मेल एक पुरानी और विश्वसनीय ईमेल सेवा है। इसमें 1 TB 1 TB तक स्टोरेज मिलता है और अलग अलग थीम्स और लेआउट की उपलब्धता है। इसमें इसमें फिल्टर और वायरस प्रोटेक्शन भी है। आउटलुक आउटलुक सबसे होम हॉटमेल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हॉटमेल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए पूछ ये क्वेश्चन पूछ देता नहीं, पूछता है कि हॉटमेल बताइए, हॉटमेल क्या है? तो आप आउटलुक का, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट का ये आउटलुक है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और वन ड्राइव से जुड़ा होता है। इसमें कैलेंडर और टास्क इमिग्रेशन और स्पैम और वायरस प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छा होता है। मतलब देखिए ये जो है ये कंपनियां बनाई है, या गूगल को कौन बनाया है? जीमेल बनाया है। वैसे माइक्रो आउटलुक को कौन बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट बनाया है। कौन बनाया है?
माइक्रोसॉफ्ट या जो मेल मुफ्त और पेड दोनों प्लान में उपलब्ध होता है। ये खासतौर पर बिजनेस ईमेल के लिए अच्छा होता है और एड्स फ्री इंटरनेट इंटरफेस देता है। प्रोटोन ईमेल प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर फोकस करता है। किस पर सिक्योरिटी करता है, मतलब इसका मेन पर्पज ये सिक्योरिटी पर फोकस करना। यह इनसाइक्रिप्टेड ईमेल सर्विस है और हाई सिक्योरिटी वाली सर्विस है। क्या है? हाई सिक्योरिटी वाली सर्विस और स्विट्जरलैंड बेस्ड है। ईमेल सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग आइए कुछ पढ़ लेते हैं। ईमेल सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम या एप्लीकेशन होता है जिसकी मदद से हम ईमेल भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। यह ईमेल का मोबाइल पर इंस्टॉल किया जा सकता है। क्या करते हैं, इसको हम लोग ईमेल जो है इसको हम लोग मोबाइल पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं और एंड्रॉयड में तो ये पहले से ही होता है। अलग अलग उदाहरण होते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, मोजिला थंडरबोल्ट, विंडोज मेल, एप्पल मेल। इंटरनेट होने पर ईमेल तुरंत चेक कर सकते हैं। ईमेल ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं जिन्हें पहले डाउनलोड किया गया हो। क्या हो? मतलब इसको चलाने के लिए हम लोग किसकी जरूरत पड़ी? इंटरनेट की। किसकी? इंटरनेट की या नेटवर्क की। मल्टीपल एक्सेस एक साथ मैनेज कर सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट्स मतलब अलग अलग अकाउंट के एक साथ मैनेज कर सकते हैं। ईमेल क्लाइंट क्लाइंट ईमेल क्लाइंट की वह काम करता है जो ईमेल सॉफ्टवेयर करता है। इसे आमतौर पर कंप्यूटर एंड नेटवर्क एप्लीकेशन कहा जाता है। ईमेल क्लाइंट का काम ईमेल सर्वर जैसे जीमेल, याहू के मेल डाउनलोड करना और भेजना होता है। जैसे हम लोग है ईमेल का यूज हम लोग कर रहे हैं तो क्या करते हैं, हम लोग ईमेल को डाउनलोड करते हैं, किसी को भेजते हैं, सेव करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक डेस्कटॉप ईमेल क्लाइंट है। थंडरबर्ड फ्री ईमेल क्लाइंट। जीमेल ऐप क्या है? मोबाइल ईमेल क्लाइंट है। मतलब इसका सबसे ज्यादा हम किसके उपयोग करते हैं? जीमेल का मोबाइल में, डेस्कटॉप का माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पर। फायदे क्या है? अलग अलग ईमेल अकाउंट को एक ही जगह मैनेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग अलग अकाउंट है अगर हम लोग का तो उसको एक ही जगह हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ईमेल को कैटेगराइज, सॉर्ट और सर्च कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में भी पुराने ईमेल्स पढ़ सकते हैं। जो पहले से ईमेल अगर हम लोग में है तो उसको ऑफलाइन मोड में भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो एक बार ईमेल आ गया उसको हम लोग सेव कर ले, डाउनलोड कर ले तो वो बाद में भी पढ़ा जा सकता है। जब दोबारा पढ़ने बाद में पढ़ने तो ऐसा नहीं है कि हमें फिर नेटवर्क की जरूरत होगी। ईमेल सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोग्राम जो ईमेल भेजने प्राप्त करने के लिए बनाया गया उसे क्या कहते हैं? ईमेल सॉफ्टवेयर कहते हैं। ईमेल क्लाइंट वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर या मोबाइल से ईमेल सर्वर से जुड़कर ईमेल हैंडल करता है उसे क्या कहते हैं? ईमेल क्लाइंट कहते हैं। ईमेल बनाने के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ईमेल अकाउंट बनाने के लिए निम्न स्टेप्स होते हैं। किसी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर या वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोले, जीमेल या आउटलुक। साइन अप करें या क्रिएट अकाउंट करें और क्लिक करें। फर्स्ट नेम, यूजर नेम और पासवर्ड बनाएं। सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन डालें जैसे मोबाइल नंबर, रिकवरी ईमेल डाल सकते हैं, दूसरा कोई ईमेल हो तो। और सिक्योरिटी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आप डाल सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करें और टर्म एंड कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। टर्म एंड कंडीशन आपको पढ़ के आगे एग्री करना और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। अब आपका ईमेल अकाउंट क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ईमेल भेजने के लिए अपने ईमेल अकाउंट में लॉगिन करें। पहले देखिए हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे हम लोग क्रिएट किए थे या साइन अप किए थे, मतलब नया अकाउंट हम लोग बनाते हैं। अब जब लॉगिन करेंगे तो उसी जो बनाया अकाउंट है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? चलाने के लिए लॉगिन कर रहे हैं। कंपोज न्यू मेल पर क्लिक करेंगे। डिसिप्लिन या ईमेल एड्रेस डालें। सब्जेक्ट लिखें ईमेल या मुख्य विषय। ईमेल का मैसेज लिखें बॉडी में। अगर चाहो तो अटैचमेंट जोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो। देखिए जो मैसेज लिखने वाला जगह रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। और इसमें अटैचमेंट भी जोड़ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इसको भी आपसे कर लेते हैं हम लोग। आप लोग अगर ऐसा पता होगा तो ईमेल में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए अटैचमेंट हम लोग क्या करते हैं? जोड़ सकते हैं। तो जो अटैचमेंट जोड़ते हैं वो मैक्सिमम कितने एमबी तक अटैचमेंट हम लोग जोड़ सकते हैं? यही क्वेश्चन आपको कमेंट करना है कि जो हम लोग अटैचमेंट जोड़ते हैं वो मैक्सिमम कितने एमबी का अटैचमेंट जोड़ सकते हैं। फिर सेंड बटन दबाएंगे तो ईमेल तुरंत कुछ समय के लिए रिसिप्लेंट में इनबॉक्स में पहुंच जाएगा। ईमेल प्राप्त करना, अपने ईमेल अकाउंट लॉगिन करें। ईमेल फोल्डर में सभी रिसीव्ड ईमेल दिखेंगे। इनबॉक्स फोल्डर में सभी रिसीव्ड ईमेल दिखेंगे। किस फोल्डर में? इनबॉक्स फोल्डर में। क्वेश्चन पूछता है कि रिसीव्ड ईमेल किसमें दिखाई देते हैं? किसमें? इनबॉक्स फोल्डर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नए ईमेल में नोटिफिकेशन मिल सकती है। क्या होती है? नए ईमेल से नोटिफिकेशन मिल सकती है अगर इनेबल्ड हो तो। ईमेल खोलकर पढ़ सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं या फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ईमेल बनाना, ईमेल भेजना, ईमेल प्राप्त करना आप लोग सीख गए हैं। सब्जेक्टिव लाइन मतलब पर्पज के बारे में लिख सकते हैं, कैसे लिखना है, उसका भी एक प्रोफेशनल तरीका होता है। अगर आप ऐसे उठा के कुछ भी लिख दे रहे हैं तो वो एक अच्छा ईमेल भेजना नहीं कहा जाएगा। इमेज का पर्पज पहले लिखना होता है। पर्पज क्या है?
कहाँ भरे, ईमेल कंपोज विंडो में सब्जेक्ट बॉक्स में हम लोग पर्पस दे सकते हैं, किस विषय के बारे में हम लोग बातें करेंगे। इम्पोर्टेंस, रेसिपिएंट को पता चलना है कि ईमेल किस बारे में है, प्रोफेशनल ईमेल में यह बहुत ही जरूरी है। जस्ट लाइक नीचे एग्जांपल दिया गया है, प्रोजेक्ट का नाम है, फिर मीटिंग का शेड्यूल 25 अक्टूबर को दिखाया गया है, यह ईमेल भेजा जा रहा है। आपको ये भी इस प्रोजेक्ट पर बात होगी, आपको जो भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है आप लोग देख लीजिएगा, और 25 अक्टूबर को क्या होगा, मीटिंग होगा। सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी। पर्पज, जिन लोगों को मेल पढ़ना चाहिए लेकिन मुख्य रेसिपिएंट नहीं है, कहाँ भरे, सीसी फील्ड। इंपोर्टेंट पॉइंट सीसी में भरे गए, कार्बन कॉपी में भरे गए लोग भी मेल की कॉपी पाएंगे। सभी रेसिपिएंट्स देख सकते हैं सीसी में कौन कौन है। ईमेल, इन बातों को हम अच्छे से एक अच्छी, ये बहुत ही कार्बन कॉपी जो हम लोग करते हैं ईमेल में, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको अगर अच्छे से समझना हुआ तो हम एक अलग से इस पर वीडियो बना के आप लोग को समझा देंगे। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिन लोगों को मेल भेजना है लेकिन बाकी रेसिपिएंट्स को पता भी नहीं चले, कहाँ भरे, बीसीसी फील्ड में। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एक अच्छे से एक बड़ी वीडियो में कवर करेंगे। बीसीसी रेसिपिएंट की सूची कोई नहीं देख सकता है, कॉन्फिडेंशियल ईमेल के लिए उपयोगी होता है। ईमेल में अटैचमेंट जोड़ना, अपने ईमेल अकाउंट को लाइन करें, कंपोज न्यू मेल पर क्लिक करें, ईमेल लिखें। अटैचमेंट आइटम पर क्लिक करें, सभी कंप्यूटर मोबाइल में फाइल चुनें कि कौन सी फाइल को हम लोग को अटैच करना है। फाइल अटैच होने के बाद सेंड बटन दबा दें। अटैचमेंट की मैक्सिमम साइज लिमिट होती है 25 MB तक। मल्टीपल फाइल अटैच की जा सकती है, क्या मल्टीपल फाइल मतलब दो तीन फाइल मतलब हम लोग भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन देखिए साइज कितना बताया गया आप लोग को, 25 MB तक। कितना, 25 MB तक। 25 MB से बहुत ज्यादा रहेगा तो वो अटैच नहीं किया जा सकता। सुनिश्चित करें कि ये फाइल अटैच की है। ईमेल अटैचमेंट डाउनलोड करना है तो क्या करेंगे, अपने ईमेल अकाउंट लॉगिन करेंगे, ईमेल इनबॉक्स में उस ईमेल को खोले जिसमें अटैचमेंट है। क्या है, अटैचमेंट है। अटैचमेंट के पास डाउनलोड या सेव का ऑप्शन आएगा। क्या होगा, डाउनलोड या सेव का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड पर क्लिक करें और अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव करें। देखिए जो भी आप स्पैम मेल आता है तो उस पर जो भी अटैचमेंट है उसको डाउनलोड नहीं करना चाहिए, वो वायरस या वो उसमें वायरस हो सकते हैं, ठीक है, वो स्पैम मेल होता है। ईमेल में मिली इंपोर्टेंट फाइल को सुरक्षित फोल्डर में रख सकते हैं और रखना भी चाहिए। ईमेल फोल्डर और उसका उपयोग देख लेते हैं। इनबॉक्स क्या होता है, देखिए इंपोर्टेंट है, इसे क्वेश्चन आते हैं। इनबॉक्स, क्या अपनी मेल बॉक्स में आने वाले ईमेल यहाँ दिखते हैं, उपयोगी नए ईमेल पढ़ने और रिप्लाई करने के लिए होते हैं। इनबॉक्स में क्या होता है, जो भी हम लोग के यहाँ मेल आते हैं वो सब किसमें दिखते हैं, इनबॉक्स में दिखते हैं। किसमें दिखते हैं, इनबॉक्स में दिखते हैं। नई इमेज पढ़ने और रिप्लाई करने के लिए, नई ईमेल पढ़ने और रिप्लाई करने के लिए। अगर कोई टीचर आपको होमवर्क भेजे या इनबॉक्स में ही आएगा, किसमें आएगा, इनबॉक्स में ही आएगा। सेंड क्या होता है, क्या क्या है, आपको जो ईमेल भेजे हैं वो यहाँ सुरक्षित है, वो किसमें रहेगा, सेंट में रहेगा। उपयोग देखना, आप कौन सा ईमेल भेजे और कब भेजा गया। अगर आप किसी को भी ईमेल भेजते हैं तो वो भी एक उसका भी एक फाइल बन के उसमें रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, सेंट बोलते हैं। जैसे आप टीचर को असाइनमेंट भेजा, ये सेंट फोल्डर में जाएगा। किस फोल्डर में, सेंट फोल्डर में जाएगा। अब ड्राफ्ट क्या होता है, क्या है, वो ईमेल जो आप पहले से आप लिख रहे हैं लेकिन अभी भेजा नहीं किया है। तो आपको ईमेल लिख रहे हैं, ऐसा तो थोड़ी ना कि तुरंत ईमेल लिख के तुरंत भेज देंगे। कोई ईमेल ऐसा ही कह रहे हैं कल भेजना है, परसों भेजना है, लेकिन आज ही हम लोग लिख देते हैं खाली है तो जब वो लिख देंगे तो वो फिर वो किस में रहेगा, वो ड्राफ्ट में रहेगा। किस में रहेगा, वो ड्राफ्ट में रहेगा। बाद में भेजने या सुधारने के लिए सेव करना, यदि आप किसी को मेल नहीं लिख रहे हैं लेकिन पूरा नहीं किया, यह ड्राफ्ट में सेव होगा। जैसे आप किसी को कल ईमेल भेजना है, आप ईमेल भी लिख रहे हैं तो अभी कुछ ही ईमेल लिखे हैं तब तो कोई आ गया और कोई इमरजेंसी आपको कुछ काम पड़ गया, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा ईमेल कट करके आप जाएंगे। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ड्राफ्ट में रख सकते हैं। ट्रेस क्या होता है, जो ईमेल आप डिलीट कर देते हैं वो यहाँ रहता है। कहाँ रहता है, ट्रेस में रहता है। कहाँ रहता है, ट्रेस में रहता है। गलती से डिलीट किए गए मेल को वापस लाने के लिए, परमानेंटली डिलीट किए के लिए, जैसे जैसे जब किसमें चला जाएगा, वो ट्रेस में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, ट्रेस में। जो भी आप ईमेल का यूज हो चुका है उस ईमेल का कोई मतलब नहीं, आप डिलीट करिए। लेकिन ऐसा भी तो होगा कि आप गलती से कोई जरूरी ईमेल डिलीट कर दें तो वो किसमें रहता है, 30 दिन तक ट्रेस में रहता है। 30 दिन तक ट्रेस में रहता है। 30 दिन तक अगर रिकवर नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ईमेल सिग्नेचर क्या होता है, ईमेल सिग्नेचर वो छोटा सा टेक्स्ट या जानकारी होता है जो आपकी हर ईमेल के अंत में आपसे आप जुड़ जाती है, या आपके नाम, पद, कंपनी या संपर्क विवरण को दर्शाता है। सिग्नेचर भी बहुत ही इंपोर्टेंट होता है। सिग्नेचर के क्या क्या हो सकता है, आपका नाम, पद या नौकरी, कंपनी या संस्था का नाम,
संपर्क जानकारी, वेबसाइट या सोशल मीडिया लिंक, कोई छोटा संदेश या टैगलाइन भी आप अपने सिग्नेचर में ऐड कर सकते हैं। इमेज सिग्नेचर जैसे दिखाया गया है, सिग्नेचर के फायदे, प्रोफेशनल दिखाता है को आपका रिसिपेंट को आपका नाम और संपर्क जानकारी तुरंत मिल जाती है। हर ईमेल बार बार जानकारी लिखने की जरूरत नहीं होती है। और आपके बारे में उसे क्या जानना है, आप कहाँ से हैं, तो ये सब आप उसको एक ही बार अपना स्ट्रक्चर बना लेंगे, इसी को कॉपी करके ऐड कर देंगे हर ईमेल के नीचे। स्पैम मेल क्या होता है? स्पैम मेल वह ईमेल होता है जो अनचाहा और अक्सर विज्ञापन या धोखाधड़ी वाला होता है। ये ईमेल आपको बिना आपकी अनुमति के भेजे जाते हैं। स्पैम मेल के उदाहरण है, आपसे 1 करोड़ रुपए जीत लिया है, आपने 1 करोड़ रुपए जीत लिया है, अब क्लिक करें, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया, पासवर्ड दें। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट ईमेल जो आपके काम के नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्पैम ईमेल कहते हैं। स्पैम ईमेल के नुकसान, कंप्यूटर, नेटवर्क, मोबाइल में वायरस फैल सकता है, निजी जानकारी चोरी हो सकता है, मतलब अपने सिक्योरिटी पर भी असर पड़ सकता है। इनबॉक्स में बहुत जगह घेर लेता है और पढ़ना मुश्किल कर देता है। ईमेल स्पैम ईमेल से बचाव के लिए अननोन सेंडर से आए ईमेल पर क्लिक न करें। अटैचमेंट या लिंक्स तभी खोलें जब भरोसा हो। ईमेल में रिपोर्ट स्पैम, मार्क स्पैम का ऑप्शन यूज करें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना चाहिए। टू फैक्टर और ऑथेंटिकेशन पे भी रखें। ईमेल एडिक्विटी एटिक्विटी ईमेल लिखने के नियम और शिष्टाचार। ईमेल लिखने के नियम और शिष्टाचार, सब्जेक्ट लाइन सही रखें, हमेशा ईमेल का विषय स्पष्ट करें। ईमेल एग्जाम्पल, असाइनमेंट, सबमिशन, क्लास 10, बेनिफिट, तुरंत समझ जाएगा ईमेल किस बारे में है, ठीक है, कि समझ में आए किसी को किस बारे में ईमेल है। प्रोफेशनल और पोलाइट भाषा का उपयोग करें, जैसे डियर, सर, मैडम। ये क्या होता है? प्रोफेशनल और पोलाइट भाषा, उसको लगता है कि हम मुझे ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं। शॉर्ट और क्लियर लिखें, लंबा और कंफ्यूजन करने वाला ईमेल मत भेजें। पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखें ताकि पढ़ने में आसानी हो और आसानी से किसी को समझ में आए। प्रॉपर ग्रीटिंग और क्लोजिंग दें, कॉमा का प्रयोग करें, सेमीकोलन का प्रयोग करें, कोलन का प्रयोग करें, जहां जहां जरूरत हो प्रयोग करें। सीसी और बीसीसी का सही इस्तेमाल करें। अटैचमेंट सही से जोड़ें, क्या करें? अटैचमेंट सही से जोड़ें। स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर लें, मिस्टेक नहीं ना है। स्पैम और अनवांटेड ईमेल से बचें। प्रॉम्प्ट रिप्लाई दें, प्रोफेशनल सुरक्षित रखें। ईमेल सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे। ईमेल सुरक्षा का मतलब है अपने ईमेल अकाउंट को, मेल की जानकारी सुरक्षा करना ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस न कर सके। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मजबूत पासवर्ड बनाएं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं, 2 चरणीय प्रमाणीकरण। फिशिंग ईमेल से सावधान रहें। इनसाइक्रिप्शन, ईमेल एन्क्रिप्शन लगाएं। कुछ ईमेल सर्वर जैसे जीमेल, प्रोटोन मेल आपके ईमेल को इनसाइक्रिप्टेड करती हैं, मतलब सिर्फ सेंडर और रिसिपिएंट ही मेल पढ़ सकते हैं। रेगुलर अपडेट, नियमित अपडेट देखते रहें, करते रहें। ईमेल सॉफ्टवेयर ऐप्स को हमेशा आप अपडेट रखें। ओल्ड वर्जन के सिक्योरिटी लूप होल्स होते हैं। लॉगआउट और शेयर डिवाइस, साझा डिवाइस पर लॉगआउट करें, जैसे अगर आप कहीं भी गए, ठीक है, कोई आपको ईमेल किसी कंप्यूटर में लॉगिन कर दिए और फिर जब आप वहां से जाएं तो वहां से लॉगआउट करके ये जाएं। बैकअप, इम्पोर्टेंट ईमेल, ईमेल जरूरी का बैकअप, मतलब आप इम्पोर्टेंट मेल का बैकअप गूगल ड्राइव, एक्सटर्नल स्टोरेज या लोकल कंप्यूटर पर रखें। इससे एक्सीडेंटल डिलीट या हैकिंग से डाटा सुरक्षित होता है। अब वो ईमेल का फॉर्मेट था, ईमेल का फॉर्मेट अच्छे से था, सब कुछ था। अब आते हैं हम लोग ई गवर्नेंस की तरफ। ये जो अलग अलग ऐप्स होते हैं गवर्नमेंट, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। डेफिनेशन, ई गवर्नेंस सरकार के कार्यों और सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि से जरिए जनता तक पहुंचाना क्या होता है? ई गवर्नेंस होता है। क्या होता है? ई गवर्नेंस। इन सिंपल वर्ड, ई गवर्नेंस मीनिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी ICT टू मेक गवर्नमेंट सर्विसेज फास्टर, ट्रांसपोर्ट एंड इजी accessible to citizen। फुल फॉर्म ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के उद्देश्य क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई गवर्नेंस, सरकारी सेवाओं को जनता तक आसानी से पहुंचाना, नागरिक घर बैठे सेवाएं प्राप्त कर सके, जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, बिजली बिल, आधार आदि। पारदर्शिता लाना, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, सरकारी कार्यों को खुले और साफ तरीके से जनता के सामने लाना ताकि भ्रष्टाचार कम हो, भ्रष्टाचार को कम करना, टू रिड्यूस करप्शन। ऑनलाइन प्रक्रिया के
से बीच में बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है। सरकारी कार्यों में दक्षता बढ़ाना, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से काम तेज, सटीक और समय पर होता है। ई गवर्नेंस के उद्देश्य: समय और धन की बचत, टू सेव टाइम एंड मनी। जस्ट लाइक एज कोई फॉर्म आया, ठीक है, तो खुद आपको पता चल जा रहा है तो कितना अच्छी बात है, आपको नॉलेज है, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा है और वो सुविधा आप नहीं ले पाए तो आपको फिर बाद में पछतावा होगा कि अरे ये सुविधा सरकार की तरफ से आई थी और हम इसका यूज नहीं कर पाए। ऑनलाइन सेवाओं में नागरिकों और सरकार दोनों का समय और खर्च कम होता है। नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना, लोग ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के सरकार योजनाओं के भाग ले सकते हैं। सूचना तक आसान पहुंच, नागरिक किसी भी जानकारी, योजना या सेवा की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। ये सब किसमें आ रहे हैं, देखिए ये सब किसके भाग है, ई गवर्नेंस के भाग है। कागज रहित प्रशासन, ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने के लिए कागज की बचत होती है और कामकाज डिजिटली रूप से होता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच अंतर कम करना, ई गवर्नेंस से गाँव में भी सरकारी सेवाएं उपलब्ध होती हैं और आसानी से होती हैं। डिसएडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस: इंटरनेट और बिजली की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी तेज इंटरनेट और बिजली की समस्या है। तकनीकी ज्ञान की कमी, बहुत लोग कंप्यूटर और मोबाइल का उपयोग नहीं जानते हैं। साइबर सुरक्षा खतरे, सरकारी डेटा हैक या चोरी होने का खतरा रहता है। डिसएडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस: डेटा गोपनीयता की समस्या, प्राइवेसी इशू, नागरिकों की निजी जानकारी ऑनलाइन स्टोर होती है जिनका दुरुपयोग हो सकता है। सिस्टम फेलियर, तकनीकी खराबी, वेबसाइट या सर्वर डाउन होने से सेवाएं क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। डिजिटली डिवाइड, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी सुविधाओं का असमान वितरण। डिजिटल इंडिया मिशन, व्हाट इज डिजिटल इंडिया मिशन? डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई की कब, याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ये स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डिजिटल इंडिया मिशन, पहले ये सब किसके बारे में है, ई गवर्नेंस के बारे में। क्या देखिए ई गवर्नेंस मतलब, हम सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं व्हाट इज ई गवर्नेंस। बहुत अच्छा टॉपिक है। मतलब ई गवर्नेंस मतलब हर एक व्यक्ति के पास कंप्यूटर की सारी सरकार की सारी योजनाएं हर एक व्यक्ति के पास पहुंचे और वो व्यक्ति इसका लाभ ले सके। पहले क्या होता था कि डिजिटली रूप से उतना हम लोग सक्षम नहीं थे, बहुत ही कम फोन हुआ करते थे, कोई भी सेवाएं आती थी तो किसी को पता भी नहीं चलता था, वो चली जाती थी। लेकिन डिजिटल इंडिया मिशन, इन सब का मिशन ही यही है कि हर लोग हर सेवाओं का आनंद लें, समझे, सीखें। और एक भारत एक डिजिटली रूप से भी क्या हो, मजबूत हो। क्या हो, मजबूत हो। देखिए डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई सन 2015 को भारत सरकार द्वारा की गई। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई सन 2015 को भारत सरकार द्वारा की गई। इसका उद्देश्य भारत की डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाना था। हर नागरिक को इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और आसान बनाना, डिजिटली साक्षरता, डिजिटल लिटरेचरी बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल सुविधा पहुंचाना। ये क्या था, डिजिटल इंडिया मिशन का डिजिटल इंडिया मिशन है, जिसमें ये सब कार्य करना सरकार की जिम्मेदारी थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च किया। जो था ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस। ई क्रांति मिशन का पूरा नाम नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP 2.0 है। यह डिजिटल इंडिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका उद्देश्य क्या है, सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचाना। मुख्य उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं की डिजिटली माध्यम से देना। नागरिक केंद्रित सेवाएं, सरल और पारदर्शी प्रशासन। ई कोर्ट प्रोजेक्ट का उद्देश्य न्याय प्रणाली को डिजिटली और तेज बनाना है। क्या है, डिजिटल और तेज बनाना है। यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन से चलाया गया प्रोजेक्ट है। कोर्ट की कार्रवाई को ऑनलाइन रिकॉर्ड करना, केस की जानकारी, स्टेटस और ऑर्डर ऑनलाइन देखना, वकीलों और नागरिकों के कोर्ट में फाइल जमा करने की सुविधा ऑनलाइन देना। इससे क्या होता है, समय की बचत भी होती है, पारदर्शिता भी होती है, नागरिक को केस की जानकारी घर बैठे हो जाती है। ई पुलिस एक ऐसी डिजिटल व्यवस्था है, ठीक है, आपको ये याद रखना। डिजिटल इंडिया मिशन कब स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई सन 2015 को। कब स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई सन 2015 को। इसके ये सब पार्ट हैं। देखिए जैसे ई पुलिस है, अगर ई पुलिस 112 नंबर आप डायल कर देते हैं तो क्या है, वही है ई पुलिस। ई पुलिस एक ऐसी डिजिटल व्यवस्था है जिसमें पुलिस कार्य प्रणाली को ऑनलाइन और स्वचालित किया गया। FIR ऑनलाइन
क्या करना, FIR ऑनलाइन दर्ज करना, अपराध डेटा क्राइम डेटा का डिजिटली रिकॉर्ड रखना, नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा देना, पुलिस कार्यों में पारदर्शिता, अपराधों की तेजी से जांच, जनता सुविधा और विश्वास बढ़ता है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTN, ये फुल फॉर्म है। CCTNS का फुल फॉर्म क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। ई हॉस्पिटल एक ऑनलाइन सिस्टम है जो नागरिकों को डिजिटली हेल्थ सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह नेशनल हेल्थ पोर्टल और NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, अस्पतालों की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना। क्या करना, अस्पतालों की सेवाएं है वो क्या करना, ऑनलाइन उपलब्ध कराना। मरीजों का पंजीकरण और अपॉइंटमेंट ऑनलाइन करना। रिपोर्ट और मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना। जस्ट लाइक अगर देखिए, पहले क्या होता था कि सभी लोग जाके पहले लाइनें लगाते थे। टिकट, अगर आपको टिकट लेना है तो आप जाके लाइन लगाइए, अगर आपको दवाई भी लेना है तो जाके लाइन लगाइए। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब आप डायरेक्ट बुक कर सकते हैं एप्स के माध्यम से। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके आप क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। उससे आपका मतलब आपको टाइम बता दिया जाएगा। अगर जैसे अगर जो चीज़ ऑनलाइन आपको प्रोवाइड की जा सकेगी वो ऑनलाइन ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे किसी को दवाई लेना है तो वो क्या करे, जाके लाइन लगाया, आज दिन भर खड़ा रहा और फिर उसको दवाइयाँ नहीं मिली और टाइम हो गया, फिर उसको कल आना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा क्या है, अब आप डायरेक्ट बुक कर लेंगे, फिर आपका जब डेट आएगा कि आपको 16 तारीख को आना है तो आप 16 तारीख को जाके सिंपली अपना जाके मेडिसिन ले लेंगे। फिर उमंग ऐप आता है। उमंग ऐप यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट। उमंग में भारत सरकार का एक मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है जो नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों सरकारी सेवाएं प्रदान करता है। क्या करता है, सैकड़ों सरकारी सेवाएं प्रदान करता है उमंग ऐप। देखिए, इस ऐप को अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये पक्का कि आप क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे। क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे। तो आपको भी ये उमंग ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। उमंग में भारत सरकार का एक मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है जो नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों सरकारी नौकरी सेवा प्रदान करता है। कोई भी सरकारी नौकरी आएगी तो आपका नोटिफिकेशन आपके सामने तुरंत आ जाएगा। सभी सरकारी सेवाएं एक ऐप में देना, नागरिकों को आसानी से डिजिटली सेवाएं तक पहुंचा देना। आधार, पैन कार्ड, EPFO, पासपोर्ट सेवा, गैस बुकिंग, पेंशन योजना, डिजिटल भुगतान आप इससे कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का खुद का अपना ऐप है, सिक्योरिटी भी उसी लेवल की होगी, गवर्नमेंट लेवल की। माई जियो भी पोर्टल है। माई जियो भी पोर्टल एक सामाजिक भागीदारी मंच है। इसकी शुरुआत 26 जुलाई सन 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। 26 जुलाई कब की थी माई जियो भी पोर्टल का शुरुआत कब हुआ था, 26 जुलाई सन 2014। कब हुआ था, 26 जुलाई सन 2014। सरकार और नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है, नीतियां और योजनाओं पर जनता की राय लेता है, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है, सुझाव देना, सर्वे में भाग लेना, चर्चा मंच। जस्ट लाइक डिस्कशन ग्रुप। जैसे हम लोग ट्विटर पे किसी बातों को, किसी भी एक चीज पे चर्चा करते हैं, वैसे यहाँ पे माई जियो पे भी यही करते हैं। G2C सर्विस, गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन सर्विस। G2C सेवाएं वे होती हैं जिससे सरकार नागरिकों को सीधा सेवाएं प्रदान करती है, जैसे पहचान पत्र, कर भुगतान, प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि। इन सेवाओं का उद्देश्य है सरकारी कार्यों को आसान, पारदर्शी और जनता तक ऑनलाइन पहुंचाना। महत्वपूर्ण G2C सेवाएं, इम्पोर्टेंट G2C सर्विसेज। पैन कार्ड हो गया, परमानेंट अकाउंट नंबर। यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। 10 अंकों का एक अनफॉर्म न्यूमेरिकल कार्ड होता है। इसका उपयोग आयकर रिटर्न भरने, बैंक खाता खोलने और वित्तीय लेन देन में होता है। अब यह ऑनलाइन NSDL और UTIITSL पोर्टल से आसानी से बनाया जा सकता है। महत्वपूर्ण G2C सेवाएं, इम्पोर्टेंट G2C सर्विसेज। आधार कार्ड, यह भारत सरकार द्वारा UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जारी किया गया है। 12 अंकों का यूनिक पहचान होता है। इसका उपयोग पहचान और पते के प्रमाण के रूप में किया जाता है। बैंकिंग, सरकारी सेवाएं, सब्सिडी, पेंशन और मोबाइल वेरिफिकेशन में जरूरी होता है। आधार कार्ड
आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब क्यों आए? ये सब डिजिटली रूप से ही आए कि आपको सारा डॉक्यूमेंट इसी एक कार्ड में होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई भी, अब ऐसा नहीं है कि आपके घर जाके कोई चेकिंग करेगा, कुछ नहीं, आपका कार्ड लेगा, आप उस, अब कोई भी सरकारी मतलब कामकाज है उसमें आपको देखना है कि आपके पास कितने बैंक अकाउंट हैं, किस बैंक अकाउंट में कब खुला है, कब खुला है, आपके स्थायी निवासी कहाँ के हैं, ये सब देखना है। तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कार्ड ही लोग लेते हैं, और इसी से वो सब कुछ पता कर लेंगे। पासपोर्ट सेवा यह विदेश मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। इसके अंतर्गत नागरिकों पासपोर्ट आवेदन, नवीकरण और स्टेटस ट्रैकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। पासपोर्ट केंद्रों पर अपॉइंटमेंट बुक करना और इजी पोर्टल से संभव है। महत्वपूर्ण जी2सी सेवाएं, इम्पोर्टेंस, इनकम टैक्स फिलिंग, आयकर रिटर्न दाखिल, हर नागरिक का संस्थान अपनी आय का वितरण और कर भुगतान सरकार को ऑनलाइन भेज सकती है। इससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है और नागरिकों को कानूनी लाभ मिलता है। अब यह पूरी तरह से ई फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। डिजी लॉकर, डिजी लॉकर इंडिया मिशन एक भाग है। यह डिजिटल इंडिया मिशन का एक भाग है। क्या है डिजी लॉकर? क्या है डिजी लॉकर? यह एक ऑनलाइन दस्तावेज स्टोरेज सेवा है जहां नागरिक अपने आधार कार्ड से जुड़े प्रमाण पत्र जैसे आधार, पैन, मार्कशीट, डीएल आदि सुरक्षित रख सकते हैं। और देखिए, डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट मतलब डिजिटल इंडिया मिशन का एक भाग है। तो आप ये हर जगह वैलिड है। ऐसा नहीं है कि अगर आप डिजिटल डिजी लॉकर पे कुछ भी रखे हैं तो अगर आप कहीं फंस चुके हैं, जस्ट लाइक किसी पुलिस स्टेशन में, तो आप डिजी लॉकर पे दिखाएंगे तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, गवर्नमेंट का है। ये दस्तावेज सत्यापित, देखिए दस्तावेज सत्यापित माने जाते हैं, इसलिए प्रिंट निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ये हर जगह सत्यापित है। ई श्रम पोर्टल, यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद श्रमिकों को ई श्रम कार्ड मिलता है जिससे 12 अंकों का नंबर, यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूएएन का फुल फॉर्म यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। इससे उन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्या मिलता है, लाभ मिलता है। जी2सी सेवाएं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं मिलती हैं, पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है, समय और पैसे की बचत होती है, भ्रष्टाचार में कमी आती है, डिजिटल साक्षरता बढ़ती है। जी टू जी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, जी2सी पढ़ रहे थे, गवर्नमेंट टू क्लाइंट। क्या पढ़ रहे थे, गवर्नमेंट टू क्लाइंट, मतलब गवर्नमेंट से हम लोग जो है सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन, सॉरी, गवर्नमेंट टू ये होता है सिटीजन, मतलब गवर्नमेंट से सिटीजन से कैसे मेल मिलाप है, वो सब सेवाएं के बारे में हम लोग प्राप्त किया। अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकारी सरकार से सरकार के बीच थे, बोला था ना, वो गवर्नमेंट टू सिटीजन सिटीजन था। और ये क्या, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट भारत सरकार से सरकार के बीच जानकारी सेवाओं का आदान प्रदान, यानी एक सरकारी विभाग दूसरे विभाग से जुड़ा रहता है ताकि काम जल्दी और सही हो सके। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य एक देखिए, एक राज्य सरकार होती है, एक केंद्र सरकार होती है, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। बीच डेटा शेयरिंग, आधार और वोटर लिस्ट का मिलान, पुलिस विभाग और अदालत के बीच ऑनलाइन केस रिपोर्ट साझा करना, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत विभागों का इंटीग्रेशन, ई ऑफिस सिस्टम जिससे सभी सरकारी विभागों के दस्तावेज ऑनलाइन भेजे जाते हैं। इसका मतलब है सरकार द्वारा व्यापार और उद्योगों को दी जाने वाली सेवाएं, इससे बिजनेस और सरकारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी करने में आसानी होती है। जीएसटी हो गया, कंपनी पंजीकरण के लिए एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइटें, जेएमई, ई ट्रेडिंग या ऑनलाइन बोली प्रक्रिया, बिजनेस लाइसेंस और परमिट का ऑनलाइन आवेदन। जी2ई, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, इसका मतलब है कि सरकार और उसके कर्मचारी के बीच डिजिटल संवाद और सेवा, यानी सरकारी कर्मचारी अपनी ऑफिस से जुड़ी सुविधाएं ऑनलाइन पा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने ऑफिस से जुड़ी ऑनलाइन सुविधाएं सुविधाएं ऑफिस आसानी से पा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों का ऑनलाइन वेतन पर्ची देखना, पेंशन और भविष्य निधि की ऑनलाइन जानकारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की वेबसाइट पर ई ऑफिस या मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली ऑनलाइन छुट्टी के लिए आवेदन। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम क्या है, ये सारे भारत द्वारा शुरू किए गए एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है जो डिजिटल इंडिया मिशन के तहत नागरिकों को आसान, सुरक्षित और तेज भुगतान की सुविधा देता है। चलो इन्हें एक एक करके सिंपल और स्ट्रेट तरीके से समझते हैं। भीम, भारत इंटरफेस ऑफ मनी, इससे क्वेश्चन आते हैं और इसको अच्छे से पढ़िएगा। शुरुआत कब हुई थी भीम की, सन 2016 में। कब हुई थी, सन 2016 में। भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी। विकसित किसके द्वारा किया गया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, मतलब
ये गवर्नमेंटेड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऐप भीम ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम पर आधारित है। इसमें आप अपने बैंक खाते से सीधे किसी भी व्यक्ति के पास खाते में पैसा भेज या प्राप्त कर सकते हैं बिना आईएफसी या बैंक डिटेल डाले। क्या बिना आईएफएससी या बैंक डिटेल डाले सिर्फ मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी से भुगतान होगा। त्वरित मनी ट्रांसफर होगा। क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकेंगे सुरक्षित और बिना किसी चार्ज की। मोबाइल रिचार्ज दुकानदार पर क्यूआर से पेमेंट किसी दोस्त को पैसा भेजना। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम शुरुआत सन 2016 विकसित किया गया एनपीसीआई द्वारा। किसके द्वारा? एनपीसीआई द्वारा। यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो अलग अलग बैंकों को प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। क्या करता है? अलग अलग बैंकों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ देता है। हर व्यक्ति को वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बीपीए देता है जैसे नेम बैंक नेम। मुख्य विशेषताएं चौबीसों दिन 7 घंटे किसी बैंक से ट्रांसफर कर सकते हैं। सिर्फ मोबाइल या नंबर या यूपीआई आईडी से लेन देन कर सकते हैं। भीम गूगल पे फोन पे पेटीएम जैसे ऐप यूपीआई का उपयोग करते हैं। कौन कौन से है? गूगल पे फोन पे भीम पेटीएम और इस समय अमेजोन ऐसा भी बहुत सारे हैं लेकिन मोस्ट पॉपुलर कौन कौन से हैं? पेटीएम फोन पे और गूगल पे। कौन कौन से? पेटीएम फोन पे और गूगल पे। पैसे तुरंत बैंक खाते में पहुंच जाते हैं। पे जीओवी इंडिया भारत सरकार द्वारा नेशनल गवर्नेंस डिवीजन एनजीडी पे गवर्नमेंट एक एकीकृत भुगतान पोर्टल पेमेंट गेटवे है जो सरकारी विभाग को ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने की क्या करता है? सुविधा देता है। पहले सरकारी विभाग ऑनलाइन भुगतान नहीं करते थे लेकिन अब जाएंगे आप रेलवे स्टेशन पे तो वहां पे आपको ऑनलाइन भुगतान करने की भी सुविधा मिलेगी। सरकारी फीस टैक्स बिल आवेदन शुल्क आदि का ऑनलाइन भुगतान। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग और पीआई से पेमेंट संभव है। सुरक्षित और पारदर्शी सरकारी भुगतान प्रणाली। पासपोर्ट फीस परीक्षा शुल्क बिजली बिल या अन्य सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन भुगतान। भारत बिल पे बीबीपीएस शुरुआत 2017 में विस्तार किया गया एनपीसीआई द्वारा। देखिए अगर आपसे पूछ देगा कि फोन पे जैसे यूपीआई या डिजिटल इंडिया मिशन में जो भी यूपीआई से रिलेटेड चीजें हैं वो कौन करता है? कौन करता है? एनपीसीआई करता है। भारत बिल पे एक सेटेलाइट बिल पेमेंट सिस्टम है जिससे आप सभी तरह के बिल एक ही प्लेटफॉर्म से चुका सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सभी प्लेटफॉर्म के बिल एक ही प्लेटफॉर्म से चुका सकते हैं। बिजली पानी गैस मोबाइल डीटीएच लोन इंश्योरेंस आदि ये बिल एक जगह से भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पेमेंट भुगतान की तुरंत रसीद मिलती है। सुरक्षित और उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल प्रणाली। बिजली का बिल भरना मोबाइल रिचार्ज करना गैस बिजली का भुगतान आदि इसे हम लोग कर सकते हैं। साइबर कानून देखिए साइबर कानून ऐसा कानून है जो इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल नेटवर्क और डिजिटल डाटा से जुड़ी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। अब देखिए जब साइबर का उपयोग हम लोग कर रहे हैं तो उस पर कुछ लॉ भी होंगे। उन्हीं साइबर लॉ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति इंटरनेट या कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल करता है जैसे डाटा चोरी हैकिंग फेक ईमेल या ऑनलाइन फ्रॉड तो उस पर कार्रवाई साइबर कानून के तहत की जाती है। ऑनलाइन अपराधों को रोकना डिजिटली लेन देन को कानूनी मान्यता देना ई कॉमर्स और ऑनलाइन बैंकिंग को सुरक्षित रखना व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा करना इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को सभी सबूत के रूप में स्वीकार करना। ये सब क्या है? उद्देश्य है हम लोग के। तभी ना हम लोग सभी लोग जैसे अगर डेली हैकिंग होने लगा डेली ऐसा होने लगा तो कोई यूज करेगा ऑनलाइन सिस्टमों का ऐप्स का कोई यूज करेगा? ये जो यूपीआई है इसका कोई यूज करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए उसको क्या करना? सुरक्षित रखना ऑनलाइन बैंकों को सुरक्षित रखना। आईटी एक्ट सन 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 पूरा नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लागू किया गया 17 अक्टूबर सन 2000 में लागू हुआ। भारत में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाले कार्यों को कानूनी मान्यता। मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटली सिग्नेचर को कानूनी मान्यता देना। ई कॉमर्स और ऑनलाइन व्यवसाय को कानूनी रूप से सुरक्षित रखना। साइबर अपराधों के लिए कानून और सजा तय करना। इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच दुरुपयोग को रोकना। मुख्य प्रावधान क्या है? कंप्यूटर में बनाए गए दस्तावेज कानूनी दस्तावेज माना जाएगा। क्या अगर कंप्यूटर से आप कोई भी दस्तावेज बनाते तो बना है तो क्या है? कानूनी दस्तावेज माना जाएगा। जैसे कहीं भी आप मतलब जैसे आप अपना आधार कार्ड भूल गए लेकिन आधार कार्ड का फोटो है तो आप उससे भी दिखा सकते हैं। ठीक है। डिजिटली सिग्नेचर है
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को भी प्रमाणित माना जाएगा। साइबर क्राइम पनिशमेंट, हैकिंग, वायरस फैलाना, डेटा चोरी, ईमेल फ्रॉड जैसे अपराधों के लिए सजा तय की गई है। ऐसा नहीं उन्हें कोई सजा नहीं दिया जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर जारी करने वाले संस्थानों संगठनों को अधिकृत किया जाएगा। साइबर अपराध से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया है। अब आईटी एक्ट सन 2008 लागू हुआ, इसके बारे में देख लेते हैं। ये सब संशोधन है, मुख्य संशोधन है। साइबर आतंकवाद, साइबर टेररिज्म को अपराध घोषित किया गया है। क्या किया गया है? अपराध घोषित किया गया है। बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों का सख्त कार्रवाई होती है, और बच्चों के खिलाफ कोई ऑनलाइन अपराध करते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया और मोबाइल पर भी यह कानून लागू होता है। किससे? सोशल मीडिया और मोबाइल पर भी क्या होता है? कानून लागू होता है। डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए नए नियम जोड़े गए, क्योंकि जब इतना हाई लेवल पर अगर उपयोग होने डिजिटली रूप से डिजिटल मतलब इसे इतने हाई रूप से जब उपयोग होगा, उसका कुछ कानून भी तो बनेंगे। जैसे नई नई चीजें जुड़ रहे हैं तो उसका कुछ प्रॉफिट है तो उसको लॉस भी, तो ऐसा नहीं ना कि बस केवल प्रॉफिट है। कंप्यूटर जैसे साइबर क्राइम में क्या क्या आता है? जस्ट लाइक कंप्यूटर हैकिंग, ईमेल या वेबसाइट हैक करना, फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाना, ऑनलाइन धोखाधड़ी या ठगी, डेटा या पासवर्ड चोरी होना, अश्लील सामग्री फैलाना, वायरस भेजना या सिस्टम क्रैश करना। सजा पनिशमेंट अंडर आईटी एक्ट की तरफ हम लोग देख लेते हैं। हैकिंग 3 साल की सजा या 5 लाख का जुर्माना होता है। डेटा चोरी 3 साल की सजा या 2 लाख का जुर्माना। वायरस फैलाना 3 लाख की सजा या 5 लाख जुर्माना। साइबर आतंकवाद आजीवन कारावास तक सजा होता है। साइबर जो आतंकवाद होता है उसमें क्या होता है? आजीवन कारावास तक सजा। साइबर कानून आईटी एक्ट आईटी एक्ट याद करिए कौन से? अगर आप कोई भी डिजिटली रूप से हैकिंग करता है या वायरस फैलाता है, आतंक करता है, तो किसके तहत? आईटी एक्ट के तहत। सन 2000 जो संशोधन हुआ था उसका उद्देश्य भारत को सुरक्षित डिजिटली देश बनाना। क्या करना? भारत को सुरक्षित डिजिटली देश बनाना, ताकि हर नागरिक सुरक्षित तरीके से इंटरनेट का उपयोग कर सके और ऑनलाइन सेवाओं पर भरोसा कर सके। जैसे अगर आप रोज आपका डाटा कोई चोरी हो जा रहा है, आपका पैसे कट जा रहे हैं, क्या आप ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करेंगे? छोड़ देंगे? नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये कुछ एक्ट है, इम्पोर्टेंट एक्ट है, क्योंकि देखिए जब नई चीजें जुड़ेंगी तो उसका प्रॉफिट है, उसका लॉस भी होगा। अगर कोई चीज अच्छा है तो उसका कोई ना कोई बुरा असर भी होगा, ठीक है। तो उस बुरे को कंट्रोल करने के लिए एक लॉ बना था, जिसको बोलते हैं आईटी एक्ट। ये कब बना था? सन 2000 में। इससे कोई नई चीजें अब जुड़ रही है तो ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग नई चीजों को विकसित करना छोड़ देंगे, नहीं। लेकिन अगर उसका जिक्र हमारे संविधान में नहीं है तो उसको भी तो किसी तरह से ऐड करना पड़ेगा, संशोधन करके। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।